चलो गाइस, तो आगे बढ़े। ओके, तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ाना शुरू कर दिया था एंड वीडियो की थोड़ी लेंथ बड़ी होने की वजह से हम लोगों ने इस वीडियो को वहीं ख़त्म कर दिया था। और आज हम लोग हमारे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को बनाकर देखेंगे। हमने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन लेनी थी पिछले लेक्चर में ले ली थी, सब समझा दिया था। और अब आप लोगों को हेडिंग डालनी है, थोड़ा सा मतलब हेडिंग क्या डालनी है, आपके नोट्स तो बनते चल रहे होंगे, उसी के आगे ऐड करो। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, यानी जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, ही मेड 8 ग्रुप्स जो कि कैसे पड़े हुए थे, जो कि वर्टिकली पड़े हुए थे, एंड 7 पीरियड्स। इन्होंने क्या बनाए थे? इन्होंने 7 पीरियड्स बनाए थे जो कि हॉरिजॉन्टल पड़े हुए थे। ये मेंडलीव के द्वारा बनाए गए थे क्योंकि एट हिज टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय 63 एलिमेंट्स वर नोन। कितने एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी? 63 एलिमेंट्स वर नोन। इस समय हमें 63 एलिमेंट्स पता थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? लेटर ऑन ईयर 1890, later on in 1890 few noble gases were discovered. और कौन सी नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुई थी? एक तो त्वाटी हीलियम एंड एक त्वाटी नियॉन। तो अब क्या करें? और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जैसा मैंने आपको बताया, 1868 से 1869 के आसपास की बात थी। मतलब कि लगभग 20 से 21 साल बाद नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई। तो जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो क्या सिर्फ नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई? नहीं, और भी एलिमेंट डिस्कवर हुए। यानी जब आपके मेंडलीव चाचा ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया था तब 63 एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, लेकिन समय के साथ साथ अगले 21 सालों में, 20 सालों में और एलिमेंट डिस्कवर हुए होंगे, जिसमें से 2 तो नोबल गैसेस आ गई थी। सो क्या किया गया? सम amendments were done in his periodic table, इनके पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। दैट इज अ न्यू ग्रुप which is called as zero group was added for noble gases। देखो ये कितनी अच्छी बात हो गई कि अगर नोबल गैस भी आई तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जगह थी। क्या न्यूलैंड के या डॉबरनियर के या लोथारमेयर के अंदर जगह थी? हाँ, लोथारमेयर में भी थी, लेकिन वो कर्व था, लेकिन यहाँ पर टेबल थी। तो डॉबरनियर के अंदर जगह नहीं थी, लेकिन इनके पास में नोबल गैसेस को रखने की, नोबल गैसेस को उसके अंदर प्लेस करने की जगह थी। ऑल्सो एज न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, न्यू periods were added. That is now you can see 12 periods in Mendeleev's periodic table। आपको मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर अब आप लोगों को टोटल 12 पीरियड दिखाई देते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के कुछ
बेसिक पॉइंट्स है, ज़रा इनको भी नोट कर लो, फिर मैं आपको सिखा देता हूँ कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल असलियत में बना कैसे था। ठीक है, चलो इसको ज़रा नोट कर लो प्यारो प्यारो बच्चों, नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। ग्रेट। तो बेसिकली मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कैसे बना, कैसे शुरू हुआ, देखो मैं आपको सिखाता हूं, आराम से सीखते चलना। हमें पूरा टेबल बनाने की या हमें पूरा टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो यहां पर हम लोग रखते हैं पीरियड्स टॉप टू बॉटम, और यहां पर हम लोग रखते हैं सीरीज नहीं सॉरी ग्रुप्स लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सबसे पहले आपको यहां पर मिलेगा फर्स्ट ग्रुप, यहां पर आपको मिलेगा सेकेंड ग्रुप, यहां पर आपको मिलेगा थर्ड ग्रुप। अच्छा, ये मैं पीरियोडिक टेबल मेंडलीव बना रहा हूं। नोबल गैसेस के लिए जो जीरो ग्रुप होगा वो आपको 1 के आगे दिख जाया करेगा, मतलब अब आपको यहां पर एक जीरो ग्रुप भी दिखाई देगा, हमें उसको बनाने की जरूरत नहीं है। थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप और आपका एट्थ ग्रुप। एक इंटरेस्टिंग बात हमें देखने को मिली, मेंडलीव ने हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, ए बी ए बी ए बी ए बी ए भाई ए भाई ए भाई। एट्थ ग्रुप को उन्होंने 3 पार्ट में तोड़ा था, इसलिए उन्होंने यहां पर कुछ नाम नहीं लिखा था। तो यहां पर आप पॉइंट लिखेंगे दैट ईच ग्रुप यानी फर्स्ट टू सेवेंथ was divided into 2 subgroups A and B, while 8th group has 3 parts। ठीक है, इसको जरा नोट कर लो ताकि अपन आगे बढ़ सके। लिख लिया प्यारो, मेरे लाडलो, मेरे राज दुलारो। चलिए ग्रेट। अब सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर अपन लिखेंगे पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, 4 लाइकवाइज, है ना। मैं यहां पर सिर्फ 4 ही पीरियड बना रहा हूं, हमें बस 4 पीरियड से काम है। चलो 5 बना लो बस, दैट्स इट, इसके आगे अपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मेंडलीव ने जो ग्रुप्स बनाए थे वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी बनाए थे। वैलेंसी मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो हमने देखा कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं ये हमेशा ऑक्सीजन के साथ में R2O टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं। R2O मतलब जैसे कि आपको अगर लिथियम मिल रहा है तो लिथियम Li2O टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। तो R का मतलब क्या हो गया, R का मतलब हो गया इस ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 2 जब उन्होंने देखा तो ग्रुप 2 इनको RO टाइप का ऑक्साइड बनाता हुआ दिखा, ग्रुप 3 इनको R2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाता हुआ दिखा, ग्रुप 4 इनको RO2 टाइप का ऑक्साइड बनाता हुआ दिखा, तो ग्रुप 5 इनको R2O5 टाइप का ऑक्साइड बनाता हुआ दिखा, तो इनको ग्रुप 6 RO3 टाइप का ऑक्साइड बनाता हुआ दिखा, तो इनको ग्रुप 7 R2O7 टाइप का ऑक्साइड बनाता हुआ दिखा, तो इनको ग्रुप 8 RO4 टाइप का ऑक्साइड बनाता हुआ दिखा। यूजुअली अगर हम लोग हाइड्राइड्स की बात करें ना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी की, तो भी आप इसको लिख सकते हो, बट इतना लिख लो ये काफ़ी है। यहां से इन्होंने रखना स्टार्ट किया हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, फिर इन्होंने यहां पर कोई एलिमेंट नहीं रखा, इन्होंने यहां पर कोई एलिमेंट नहीं रखा। हाँ, लेकिन उसके बाद जब ये वापस से नीचे आए तो यहाँ पर इनको मिला लिथियम एटॉमिक नंबर 7, यहाँ पर इनको मिला, यानी देखो बी के नीचे रखना है, ठीक है, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 9, यहाँ पर इनको मिला बोरॉन एटॉमिक नंबर 11, यहाँ पर इन्होंने रखा कार्बन एटॉमिक नंबर 12, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 14, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 16, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 19, ग्रुप 8 अभी भी खाली छूटा हुआ है। फिर ये नीचे आए
इन्होंने यहाँ पर रखा सोडियम एटॉमिक नंबर 23। अब आप खुद देखो, फ्लोरीन और सोडियम के एटॉमिक नंबर में 4 का डिफरेंस है, तो इनको हल्का हल्का अंदाज़ा तो था कि फ्लोरीन और सोडियम के बीच में कोई एलिमेंट आएगा, और बाद में डिस्कवर होके आया कौन सा, नियॉन। अच्छा, हाइड्रोजन के जस्ट बाद इन्हें अगला एलिमेंट मिल रहा था लिथियम, जिसके एटॉमिक मास में 1 और 7 6 का डिफरेंस है, मतलब इनको मालूम था कोई और एलिमेंट आएगा। एंड लेटर ऑन इन्होंने पाया कि यहाँ पर एक एलिमेंट आया हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर मास 4 था। तो 0 ग्रुप जब आप बनाओगे तो आपको उसको लिखना है, भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद बेरिलियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम एटॉमिक मास 24, सॉरी ये सब मैं क्या लिख रहा हूँ, मास। एल्यूमिनियम एटॉमिक मास 27, सिलिकॉन का एटॉमिक मास कितना होता है 28, फॉस्फोरस एटॉमिक मास 31, सल्फर एटॉमिक मास 32, क्लोरीन एटॉमिक मास 35.5, फिर यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा पोटेशियम एटॉमिक मास 39.9, पोटेशियम एटॉमिक मास 39.9, कैल्शियम एटॉमिक मास 14। नाउ फोकस, नाउ पे अटेंशन। यहाँ पर अगर आप सब लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे तो मैंने हर ग्रुप के अंदर जो सब ग्रुप है उसमें अभी कोशिश करी है कि मैंने सारे एलिमेंट इस बी वाले सब ग्रुप के अंदर आपको दिखाई दे। सबके अंदर मैंने कोशिश करी कि मेरे जो एलिमेंट है ये आपको बी वाले सब ग्रुप के अंदर दिखाई दे, ये बी वाले सब ग्रुप के अंदर आपको दिखाई दे, ये बी वाले सब ग्रुप के अंदर आपको दिखाई दे। मतलब सल्फर इधर लिखना पड़ता है मुझे 32, थोड़ा ऑक्सीजन इधर लिख देना 16, यहाँ पे थोड़ा फॉस्फोरस भी उधर निकल गया है, माफ़ करना गस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, ये हो गया। अब गाइस यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम के बाद अगला जो एलिमेंट आता है वो होता है स्कैंडियम। ना मेंडलीव ने बड़ा दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि अगर मैं स्कैंडियम यहाँ लिख देता हूँ तो एल्यूमिनियम और स्कैंडियम की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, बोरॉन और स्कैंडियम की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, इसलिए इन्होंने 2 सब ग्रुप्स बनाए। उन्होंने 2 सब ग्रुप बनाए और इस ए के नीचे उन्होंने यहाँ पर रख दिया स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद उनका अगला एलिमेंट आना था टाइटेनियम, तो इस ए के नीचे उन्होंने रख दिया टाइटेनियम। टाइटेनियम के बाद आना था वेनेडियम, तो उन्होंने यहाँ रखा वेनेडियम। वेनेडियम के बाद आना था मैग्नीज, तो उन्होंने यहाँ रखा नहीं क्रोमियम, तो उन्होंने यहाँ रखा क्रोमियम। क्रोमियम के बाद यहाँ आना था मैग्नीज, तो उन्होंने यहाँ रखा मैग्नीज। तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे। फिर यहाँ पर 8th ग्रुप के नीचे, अब यहाँ पर देखो 8th ग्रुप के नीचे आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल। फिर इसके बाद आपका जो अगला एलिमेंट था, लेट मी चेक एग्जैक्टली, उन्होंने अगला एलिमेंट सीधे निकल के बाद अगला एलिमेंट यहां पर रखा कॉपर, मांगे फीस को निखिल चुप जरा, जिंक। ये इस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को प्लेस करा। अच्छा, फिर उसके बाद आगे बढ़े, आगे चले। एल्यूमिनियम के बाद क्या था, बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम, तो इन्होंने यहां पर रखा गैलियम। सिलिकॉन के नीचे आता है जर्मेनियम, तो उन्होंने यहां पर रखा जर्मेनियम। इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ खसका के रखा गैलियम, जर्मेनियम। क्यों? क्योंकि मास के हिसाब से चलना है ना, हमको मास के हिसाब से चलना है, इस तरीके से। फिर फॉस्फोरस के बाद क्या था, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन। इस तरीके से इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल प्यारे बच्चों बनाया था। बस ये समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि किस प्रकार मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में सभी प्रकार के एलिमेंट्स को रखा। अच्छा, जैसे कि अगर आप मास की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लोचा दिखता है कि आपके इसका मास आयरन का 56 होता है, कोबाल्ट का 59 होता है, लेकिन निकल का 58.9 होता है। अब आप यहाँ पर देखो, कोबाल्ट का मास ज़्यादा है एंड निकल का मास कम है। दैट मीन्स क्या हुआ, इन्होंने ज़्यादा मास वाले को पहले रख दिया एंड छोटे मास वाले को बाद में रख दिया, और इन्होंने यहाँ पर अपना खुद का मेंडलीव पीरियोडिक लॉ भी ब्रेक करा। तो कोई बात नहीं, लॉ ब्रेक करा, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन इन्होंने एलिमेंट्स को इस प्रकार अरेंज किया। तो बस इतना आप लोगों को जानना था। आपको किसी भी तरीके का इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है। अपने नोट्स में लिखना चाहो तो कूल, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं। ना तो स्कूल में कोई इंपॉर्टेंस है,
ना जेई में ना नीट में, इट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन नॉलेज के लिए ज़रूरी है, ठीक है। चलिए ग्रेट। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करने के बाद, समझ लेने के बाद, आइए हम लोग इसके कुछ ड्रॉबैक स्टडी कर लें, ताकि हम लोग बढ़ चलें हमारे नए पीरियोडिक टेबल यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। तो कुछ इसके प्यारे प्यारे से गुल्लू गुल्लू से ड्रॉबैक से आओ वो अपन नोट कर ले। पहला ड्रॉबैक इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पहला ड्रॉबैक क्या है? इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या करा इन लोगों ने? मेंडलीव ने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रख दिया। ही प्लेस्ड हाइड्रोजन इन ग्रुप 1, बट हाइड्रोजन also shows properties similar to ग्रुप 17 यानी कि हेलोजन्स। कैसे? देखो ग्रुप 17 में आने वाले आपके जो हेलोजन्स है, F2 गैस है, Cl2 गैस है, Br2 I2, ये सब डाई एटॉमिक है। सिमिलरली तुम्हारा हाइड्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक है। ये सब नॉन मेटेलिक नेचर के हैं, ये भी नॉन मेटेलिक नेचर का है। अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपने आउटर मोस्ट शेल को भरने के लिए। हमारे हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपने आउटर मोस्ट शेल को भरने के लिए। तो हाइड्रोजन ना सिर्फ ग्रुप 1 की तरह होता है, हाइड्रोजन ग्रुप 17 की तरह भी होता है। तो आपने किस बेसिस पर हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में फिक्स कर दिया? तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसके अंदर। दूसरा, समटाइम्स एलिमेंट्स आर प्लेस्ड अगेंस्ट द पीरियोडिक लॉ। हम लोग ये बात पिछले लेक्चर में समझ चुके थे। मेंडलीव ने खुद बोला था कि मेरे पीरियोडिक लॉ में यानी कि इलेक्ट्रॉन एटम्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास में मुझे रखना है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मुझे मास में रखना है। लेकिन कई जगह पर ये एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टेलुरियम इज प्लेस्ड बिफोर आयोडीन। आयोडीन जिसका मास 127 होता है, लेकिन टेलुरियम जिसका मास अप्रॉक्सीमेटली 127.8 होता है। तो बड़ा मास वाला पहले आ गया टेलुरियम, बाद में क्या? मैंने कल इसका मास एग्जैक्टली बताया होगा। मास एग्जैक्टली याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ भाई, टैली करने में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, 127.6 है इसका मास और आयोडीन का अपन 127 लेके चलते हैं। अच्छा, मैंने अभी एक एग्जाम्पल और बताया आपको। कोबाल्ट पहले रखा जाता है निकल के, निकल जिसका मास 158 होता है, 0.7 के आसपास। तीसरा ड्रॉबैक, ही डू नॉट कंसीडर्ड आइसोटोप्स। इन्होंने किसी भी तरीके से आइसोटोप्स को कंसीडर नहीं किया था। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स जिनका मास डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब अगर मान लो तुम कार्बन के 3 आइसोटोप कंसीडर करो, कार्बन मास 12, मास 13 एंड मास 14। अब क्योंकि ये तीनों आइसोटोप मास पर डिपेंडेंट है और तुम्हारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक लॉ भी मास पर डिपेंडेंट है, देन यू मस्ट कंसीडर द आइसोटोप्स, क्योंकि आइसोटोप भी मास पर डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल में मान लो यहाँ पर कार्बन रखा जिसका मास 12 है और यहाँ पर उसने नाइट्रोजन रखा हुआ था, लेकिन टेक्निकली यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह कार्बन 13 आना था, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ऑक्सीजन रखा था 16, लेकिन टेक्निकली यहाँ पर कार्बन आना था मास 14। तो अगर तुम 3 जगह पर कार्बन रख देते तो फिर नाइट्रोजन कब रखते? और नाइट्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन के भी होते हैं। तो इन्होंने आइसोटोप्स की पोजीशन को किसी भी तरीके से कंसीडर नहीं किया था। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चा लोग? कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी? इतना नोट कर लो। और इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों,
आपका पीरियोडिक लॉ एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अच्छा, एक स्टेटमेंट और वैसे मेरे को लगता है लिखवा देना चाहिए। इनके जो ग्रुप्स थे ए और बी, रिसेम्बलेंस, देयर इज नो रिसेम्बलेंस बिटवीन द सब ग्रुप्स ए एंड बी। इनके जो दो सब ग्रुप थे ए और बी, उसमें कोई रिसेम्बलेंस ही नहीं था। आपने देखा कि इधर उसने स्कैंडियम रख दिया और इधर उन्होंने गैलियम रख दिया, फिर इधर उन्होंने टाइटेनियम रख दिया, इधर उन्होंने जर्मेनियम रख दिया, फिर उन्होंने वेनेडियम रख दिया, है ना, फिर आर्सेनिक इधर रख दिया। टाइटेनियम और गैलियम, इनमें कोई रिसेम्बलेंस है ही नहीं। ये सिर्फ सिंपली एलिमेंट्स को बैठा देने की तरकीब लगाई थी मेंडलीव ने। तो थोड़ा सा ये भी एक पॉइंट गलत चला गया था। तो इन कुछ पॉइंट्स की वजह से आज हम लोग मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल फॉलो नहीं करते, आज हम लोग मोज़ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ फॉलो करते हैं। तो वो क्या है, दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। आज हम लोगों का मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ चलेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू दूंगा इस चैप्टर में, क्योंकि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th की और पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की इसी चीज़ पर बेस्ड है। तो भैया हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बढ़िया याद हो जाएगी, पूरी याद हो जाएगी, और कभी भी कोई भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आपसे सवाल नहीं पूछता। जो पूछने लायक चीज़ होगी, जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी, वो मैं सिखा दूंगा। बाकी की सारी बातें हम लोग फटाफट से ओवरव्यू टाइप लेंगे, जैसे हमने मेंडलीव का लिया था, और जल्दी जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फिर केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे। ग्रेविटी सर्कल पर मैंने टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस अपलोड कर दिया है, जल्दी जाके वीडियो देख लो। और इस लेक्चर में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।